Hello everyone, in this video we'll be covering some MCQs related to chapter light. So let's start it without wasting any time. So question number 1 says, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? आपके पास क्या है, एक पॉइंट सोर्स है एंड उसको हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं किस पे, मिरर पे, लेंसेज पे। ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने हमें, तो हमें ये बताना है कि किस केस में हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सकती है एज अ इमर्जेंट रे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से अगर सोचो तो हमारे पास ऐसा लेंस कौन सा है, इट इज़ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करता है, अगर हम उसके ऊपर लाइट रेस इंसिडेंट करवाएंगे, वो भी पॉइंट सोर्स से। पॉइंट सोर्स लेट से आपके पास बल्ब है तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, देन इट विल कम आउट as a straight line, as a parallel line. They will be all parallel to each other. So if they are parallel to each other, then we can say that yes, this can be the case, convex lens can be the case. Now on the other side, let's discuss with respect to concave mirror. Concave mirror के केस में क्या होता है, it is like this. और अगर आप यहाँ पे पॉइंट सोर्स प्लेस करोगे तो पॉइंट सोर्स कैसे फैलेगी, it will be like this. And then how it will be reflected back, it will be reflected like this, and in this case like this. So if it is like this, then we can say they are parallel to each other. So yes, in case of concave mirror and in case of convex lens, you will be able to see parallel beam of light as a result, you can say, right? So A option is correct here. In case of convex mirror you can't obtain, in case of concave lens you can't obtain that, और प्लेन मिरर्स के केस में भी पॉसिबल नहीं है, एंड कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्केव लेंस इज नॉट पॉसिबल अगेन. So remember, in case of concave mirror and convex lens you will be able to get parallel beam of light, right? So yes, moving on to next question, which is question number 2 now. Let's start with question number 2. It says 10 mm long awl pen is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image of the awl pen is formed at 30 cm in front of the mirror. The focal length of this mirror is. So basically we have to find f in this case. And we are given with the object height, we are given with the image height. तो आपको image क्या क्या दिया हुआ है information, it is 5 mm long. तो इसको सबसे पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी सेंटीमीटर में. सो डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 0.5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट विल बी 10 mm. 10 mm का मतलब क्या हुआ, यू हैव टू डिवाइडेड बाय 10 अगेन सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू इन सेंटीमीटर. सो इट विल बी 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हाइट. नाउ you can see the image distance is there as well, which is denoted by v. v यहाँ पे कितना हो जाएगा, it says that it is in front of the mirror. इसका मतलब उसी साइड पे -30 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास u की वैल्यू नहीं है और हमें u की वैल्यू चाहिए, क्योंकि u की वैल्यू निकालना इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना चाहते हो आप. तो फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे, एक होता है आपका u और दूसरा होता है v. अगर दोनों होंगे आपके पास देन ओनली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर मिरर. सो इट इज़ इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, सबसे पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, इट इज़ इमेज ओवर ऑब्जेक्ट. सो वी हैव हाइट ऑफ इमेज, वी हैव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड हमें ऑन द अदर साइड हमें पता है कि इट इज़ -v ओवर u. तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इमेज इज 0.5, ऑब्जेक्ट इज 1 एंड v इज -30, देन u विल बी अननोन. तो हमें बेसिकली यहाँ से क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u इन दिस केस. तो u की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो एंड यू विल गेट -30 ओवर 0.5. दिस विल गिव यू, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 300 आ जाएगा ऊपर और नीचे 5 आ जाएगा. सो यू विल गेट -60 सेंटीमीटर एज द आंसर. नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ. और फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, यू कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला, विच इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/u
plus 1 over v. We have all the values in it, which is minus 60, v is minus 30. Now taking LCM of it, you will get 60 here, and now multiplying the first value with 1, because it is 60 already, multiplying it with 2, it will be giving you minus 1 and minus 2 as the numerator. You will get minus 3 over 60, which is 1 over 20, and it is equal to 1 over f. तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? minus 20 centimeter. So yes, this is the answer. B part is the answer of this question. Now moving to question number 3 now. Let's start with question number 3. It says, under which of the following conditions a concave mirror can form an image larger than the actual object. मतलब object height जो है हमारी वो less होनी चाहिए as compared to the image height. तो concave mirror is the case. उसी केस में you can get to see this condition. और concave mirror में हमें क्या कहाँ पे place करना है अपना object वो देखते हैं. तो देखो, अगर आप F और C के बीच में रखोगे, क्योंकि आपको अगर याद हो, अगर हम C पे प्लेस करते हैं अपना ऑब्जेक्ट तो क्या होता है? इट गेट्स द इमेज एट पोजीशन C. तो C पे अगर आ जाएगा वो दोबारा से तो इट विल बी ऑफ सेम हाइट. अब हमें क्या करना है? हाइट बढ़ानी है. तो हाइट कैसे बढ़ाई जाएगी? एक और स्टेप आगे जाओ. अभी C और F के बीच में प्लेस करो अपना ऑब्जेक्ट. जैसे ही आप C और F के बीच में प्लेस करोगे अपना ऑब्जेक्ट, यू विल गेट टू सी the image greater than the object size. होता क्यों है ये? देखो, F से पास होगा सबसे पहला रे हमारा, देन सेकेंड रे कहाँ से पास होगा? लेट्स से इट विल पास फ्रॉम द फोकल लेंथ. एक बार दोबारा से बना देते हैं. फोकल लेंथ से पास होगा एंड द इमेज विल बी समवॉट हियर एंड इट विल बी ग्रेटर दैन द ऑब्जेक्ट हाइट. थोड़ा सा यहाँ पे गलत बना है, इस वजह से मतलब मेजरमेंट सही नहीं है ना, इस वजह से हमारी इमेज ऐसी आई है, लेकिन इट विल बी ग्रेटर दैन द ऑब्जेक्ट 1. ठीक है, तो आपको कहाँ प्लेस करना है अपना ऑब्जेक्ट? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इफ यू वांट टू सी इमेज लार्जर दैन द actual object. So C is the right part. Now moving to question number 4. Let's start with question number 4. It says figure 10.1 shows a ray of light as it travels from medium A to medium B. A से कहाँ ट्रैवल कर रहा है वो? A से B की तरफ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A? तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फॉर द गिवन कंडीशन. अब ध्यान से देखो, आपके पास कौन सा लॉ यूज़ होना चाहिए यहाँ पे टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इट कैन बी स्नेल्स लॉ. स्नेल लॉ क्या होता है हमारा? इट इज़ बेसिकली इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर. तो यहाँ पे हमारा साइन आई क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है. कई बच्चे सोचेंगे ये 30 डिग्री होगा. दिस कांट बी द केस. क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है? नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में. दैट मीन्स 60 डिग्री इज साइन आई, एंगल आई साइन 60. आर क्या है हमारा यहाँ पे? आर इज दिस पार्ट. ध्यान रखना कि रिफ्रैक्शन जहाँ पे भी हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में आपका एंगल होगा. लेफ्ट साइड वाला मत ले लेना गलती से. इस केस में तो चलो सेम है फिर भी, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. साइन 60 क्या होता है हमारा? इट इज़ इक्वल टू साइन 60 इज इक्वल टू √3 over 2. साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय √2. तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, √3 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 2 और √2 को आप कैसे कैंसिल कर सकते हो? लेट्स सी दिस वन. तो पहले तो डिवीजन में है और ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी. इट विल बी √2 over 1. अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कैसे करेंगे? वी नो दैट 2 कैन बी रिटन एज √2 into √2, राइट? तो √2 से √2 कैंसिल कर लो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? √3 over √2. सो यस, option A is the correct one. So this is your answer for question number 4. Now moving to question number 5. Let's start with question number 5. It says light ray enters from medium A to medium B as shown in figure. The refractive index of medium B relative to A will be, मतलब it will be greater than unity, it will be less than unity, equal to unity, 0. unity का मतलब होता है 1. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारे कौन से टाइप ऑफ मीडियम है? सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि A से B में जा रहा है और क्या हो रहा है कि हमारा B जो है वो बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से देखो कितना दूर है ये,
और अगर दूर है इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड कैसे हो रही है, दैट मीन्स मीडियम बी इज ऑप्टिकली रेयरर, रेयर है तभी तो इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है। और ये वाला मीडियम कौन सा हुआ हमारा, इट इज़ डेंसर, तो इट विल बी लेस देन यूनिटी। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन ए ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन बी विल बी लेस देन 1, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कम होती है, डेंसर मीडियम में कम होगी और रेयरर मीडियम में ज़्यादा होगी। और अगर आपका डेंसर रेयरर मीडियम ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 1. So yes, the B part is the right answer for this question because it is bending away from the normal, and that proves that the medium is rarer. And now you can move to the next part, which is question number 6. Let's start with question number 6. It says beams of light are incident through the holes A and B and are emergent out of box through the holes C and D respectively. So they are saying कि आपका जो पॉइंट A है और जो पॉइंट B है वो क्या है, हमारे इंसिडेंट है, और आप एरो से भी देख सकते हो। और दूसरा वो कह रहे हैं इमर्जेंट किस तरफ है, इमर्जेंट आपके कौन से पॉइंट्स हैं, सी एंड डी। इमर्जेंट का मतलब कि जहाँ से वो बाहर जा रही हैं रेस हमारी, आफ्टर रिफ्रैक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन वॉट एवर। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इस बॉक्स में, इस ब्लू बॉक्स में क्या प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सेकंड कन्वेक्स लेंस, थर्ड कॉन्केव लेंस, फोर्थ इज अ प्रिज्म। तो यहाँ पे प्रिज्म तो बिल्कुल हटा देते हैं, क्योंकि प्रिज्म ऐसा केस हो ही नहीं सकता कि हमारी इतनी ज़्यादा नीचे की तरफ बेंडिंग हो रही हो। सो इट कैन बी ओनली वन थिंग विच इज़ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्योंकि यहाँ से हमारा रिफ्रैक्शन ज़रूर हो सकता है एंड इट कैन कम आउट फ्रॉम पॉइंट सी। सेम आपका वही है, बी और डी के बीच में रिलेशन की रिफ्रैक्शन होगा और डी से हमारी रेस बाहर की तरफ जाएंगी। सो येस, the answer to this is rectangular glass slab. So yes, now moving to question number 7. Let's start with question number 7. It says a beam of light is incident through the holes on side A. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक लाइट की बीम जा रही है which has 10 rays in it and it emerges out of the hole on the other face of the box. तो कैसे emerge out कर रही है देख सकते हो आप, it is emerging out and we can say that which of the following could be inside the box. We have to answer this कि अंदर बॉक्स के क्या हो सकता है कि ऐसी इमर्जेंट रेस आपको मिल रही हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास इंसिडेंट है और राइट साइड पे आपके पास इमर्जेंट रेस है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इट इज़ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस इस केस का नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ऐसी रेस वो पास आउट नहीं करता। रेक्टेंगुलर स्लैब भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है और वो बेंड हो जाती है लाइट, और ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती हमें। नेक्स्ट आपका है प्रिज्म। प्रिज्म रखोगे तब भी ऐसा आपको ऑप्शनल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या होता है, इट गेट्स डिस्पर्स्ड, लाइट गेट डिस्पर्स्ड इन द केस ऑफ प्रिज्म। इस केस में आपका क्या हो सकता है, कन्वेक्स लेंस हो सकता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करती है, इट कन्वर्जेस द light rays at a point and emerge at point B. So this can be the case कि आपका यहाँ पे क्या प्लेस हुआ है, convex lens. D is the correct option here. Let's start with question number 8. It says which of the following statement is true. तो आपके पास यहाँ पे कुछ लेंसेज के बारे में दिया हुआ है और उसकी डायोप्टर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है उसका, और फोकल लेंथ दिया हुआ है। इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि कन्वेक्स लेंस फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कन्वेक्स लेंस की बात करें तो इट हैज़ पॉजिटिव पावर और यू कैन से इट हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ, क्योंकि दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। किसकी, कन्वेक्स लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस की आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कन्वेक्स लेंस हमारा 4 डायोप्टर है और उसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दैट इट हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 एंड दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, और फोकल लेंथ और पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है, इट इज़ 1/p। p कितना है हमारा, इट इज़ 4 इन द फर्स्ट केस, so you will get 0.25 meter as the result. So this was the correct one, I can see the first one, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही दी हुई हैं, पॉजिटिव। b तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यू कैन सी इट हैज़ नेगेटिव पावर।
कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के पास फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ तो सही दी हुई है इन्होंने, लेकिन पावर कैसे दिया हुआ है, गलत। नेक्स्ट केस देखो, कॉनकेव मिरर का क्या दिया हुआ है, सॉरी कॉनकेव लेंस का क्या दिया हुआ है, इट हैज़ 4 डायोप्टर। सो 4 डायोप्टर नहीं हो सकता, -4 ज़रूर हो सकता है। लास्ट केस में देखो, ये -4 डायोप्टर तो सही दिया हुआ है इन्होंने हमें, कॉनकेव लेंस का -4 डायोप्टर पावर हो सकता है, लेकिन फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव होना चाहिए था फिर, है ना, क्योंकि P अगर आपका लेट्स से -4 है तो F क्या होगा, इट विल बी 1/-4 विच इज़ -0.25 मीटर। तो नेगेटिव तो नहीं लिखा हुआ फोकल लेंथ, इसका मतलब ये भी क्रॉस कर दो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इट हैज़ पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये बस आपको ध्यान रखना है कन्वेक्स लेंस के केस में। यस, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9. Let's start with question number 9. It says magnification produced by a rear view mirror fitted in vehicles. तो अगर आपको ध्यान से पता हो कि व्हीकल्स में कौन से मिरर यूज़ किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन इज़ इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, और इस केस में रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, इट इज़ कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि हमारा इमेज इज़ ऑलवेज लेस देन ऑब्जेक्ट। सो अगर आपका आई इज़ लेस देन ऑब्जेक्ट, लेट्स से कि इमेज की हाइट आपकी 1 मीटर थी और ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी 2 मीटर थी, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, इट विल बी 0.5, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, चाहे कोई भी केस हो आपको। सो इट विल बी लेस देन 1 always in the case of convex mirror, because we have this condition in the case of convex mirror, that is image is less than object. So yes, option number A is correct here. Now moving to question number 10. Let's start with question number 10. It says rays from sun converge at a point 15 cm in front of a concave mirror where should be an object be placed so that the size of image is equal to size of the object. तो हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है कि इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल साइज का होना चाहिए, और यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है, लेट्स से कि हमारा जो सन है इट इज़ एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से हमारी रेस कैसे आती हैं, दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे आएंगी कुछ, ऐसे आएंगी, एंड दे विल मीट एट विच पॉइंट, दे विल मीट एट फोकस F, प्रिंसिपल फोकस। सो नाउ दैट मीन्स दे आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कन्वर्ज कहाँ पे कर रहे हैं वो, F पे। इसका मतलब क्या हुआ, F से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 15 सेंटीमीटर। और ये कंडीशन ध्यान रखना कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपका सेम कब होता है, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू आर कीपिंग योर ऑब्जेक्ट एट सी। आपको कहाँ पे प्लेस करना है अपना ऑब्जेक्ट, सन को कहाँ पे प्लेस करना है, बेसिकली इट मस्ट बी एट सी सो दैट यू कैन गेट द सेम इमेज साइज। सो इसको बना के भी देख लेते हैं एक बार, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सो इट इज़ सी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन अगर हम C पे अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लेस करेंगे, एंड दिस इज़ माई F दैट इज़ बिटवीन P एंड C. Now one ray will be parallel to the principal axis, it will pass through F. Now the second ray will pass from point F and it will go like this, parallel to principal axis. Now you can see they are converging at this point, and this is the image of it, and it will have same size as of object. सो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, इट इज़ 2F, बेसिकली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा, इट इज़ इक्वल टू 2F, और F हमें कितना दिया हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी मैंशन दैट इट इज़ 15 सेंटीमीटर. सो यू गेट योर आंसर एज 30 सेंटीमीटर, एंड इट विल बी इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, सेम साइड, which is option B. Now moving to next question, which is question number 11. Let's start with question number 11. It says a full length image of a distant tall building can definitely seen by using. तो हमें एक distant tall building, distant का मतलब कि दूर है सबसे पहली बात, और tall building आपको पता है कि इसकी हाइट लंबी है, और हमें देखना क्या है कि हम उसकी फुल लेंथ इमेज देखना चाहते हैं एक मिरर में, या कोई भी ऑप्शन जो भी इन्होंने हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है,
क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत इमेज तो दिख जाए लेकिन पूरी इमेज आपको नहीं दिखेगी। डी पार्ट में भी आप देख सकते हो कि प्लेन मिरर मेंशन है, डी भी कैंसिल हो गया। अब आते हैं कॉनकेव मिरर को चेक करते हैं और कन्वेक्स मिरर को चेक करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि आपके पास लेट से कि बहुत दूर है, जैसे कि उन्होंने बोला, तो जब भी इन्फिनिटी पे होता है हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट, तो कैसी रेस जाती हैं? दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे विल कन्वर्ज एट विच पॉइंट? एफ पॉइंट। और कैसी इमेज आपको नज़र आएगी? पूरी इमेज तो आएगी लेकिन बहुत ही छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड इट इज़, राइट। इतना पॉइंट साइज बनेगा तो हमें पूरी इमेज नहीं दिख सकती। तो पूरी इमेज अगर नहीं दिखेगी, परफेक्टली नहीं दिखेगी, तो कॉनकेव मिरर कांट बी द केस। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर में दिस कैन बी पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है कि हम गाड़ियों में कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर में। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें क्या दिखता है, पीछे के पूरे ऑब्जेक्ट्स हमें आगे दिख सकते हैं और वो भी छोटे साइज़ में। सो होगा क्या कि लेट्स से कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है एंड देयर विल बी सम पैरेलल, देयर विल बी सम इंसिडेंट रेस एंड दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो वो क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं पीछे की तरफ। और दूसरा एक और हमारा पास होगा, दैट विल बी फ्रॉम पॉइंट सी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस मस्ट बी डॉटेड, डॉटेड होना चाहिए था लेकिन पूरा बन गया यहाँ पे। सो देन विल बी reducing this line back, so you can see that they are meeting at this point. So इसका मतलब क्या हुआ? There could be image, my image, or yes, it is somewhat, it has some height, you can see. So if it has some height, that means it will be quite clear to us, right? So yes, we can say that B is the correct option in this case. कॉनकेव मिरर हो ही नहीं सकता, प्लेन मिरर हो ही नहीं सकता, और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास? और हमारे पास प्रूफ भी है उसके लिए कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और हमने जब डायग्राम कंप्लीट किया, सो वी कैन सी देयर इज सम हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। सो येस, दिस इज पॉसिबल in case convex mirror. Now moving to next question, which is 12th. Let's start with question number 12. It says in torches, searchlights and headlights of vehicles, the bulb is placed between the pole and the focus of the reflector, very near to the focus of the reflector, between the focus and center of curvature of the reflector, at the center of curvature of the reflector. तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात देखो कि इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपने बल्ब कहाँ पे प्लेस करना है। तो बल्ब कहाँ प्लेस करेंगे? ऐसे कि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो, क्योंकि हमें चाहिए कि लाइट मस्ट बी पैरेलल। अब वो कैसी कंडीशन हो सकती है और कहाँ पे हमें प्लेस करना होता है? और यहाँ पे आपके पास कौन सा रिफ्लेक्टर होता है? कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है। कॉनकेव रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है टॉर्चेस में, सर्च लाइट में और हेडलाइट में। अब क्यों करते हैं? अब वो क्या करेंगे? प्लेस करेंगे फोकस पे बल्ब, जो भी बल्ब होगा, जो भी उन्हें यूज़ करना है, कोई भी काइंड का हो, तो वो कहाँ पे यूज़ करेंगे? दे विल प्लेस इट एट एफ पे प्लेस करेंगे। इट विल इमर्ज लाइक दिस, द लाइट विल इमर्ज लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। और होगा क्या? जैसे ही वो कॉनकेव रिफ्लेक्टर से मीट करेंगे, दे विल पास लाइक दिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to principal axis and parallel to principal axis. So you can see we are getting a parallel beam of light, जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छा देख सकते हैं, दूर दूर तक देख सकते हैं। So yes, this is how they place the bulb inside the headlights. कहाँ पे place करना है? It must be at the focus. So you can see right option here. It says between the pole and the focus of the reflector. No, this can't be the case. Very near to the focus of the reflector. Yes. So you have to place it at the focus of the reflector. So yes, this can be the correct option here. Now moving to question number 13. Let's start with the question number 13. It says the laws of reflection hold good for plane mirror, concave mirror only, convex mirror only, all mirrors irrespective of their shape. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होना चाहिए। तो प्लेन मिरर में तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं दैट येस इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इसमें हमारा एंगल आई किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड हमारे पास है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में भी सेम होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे अपनी लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इट विल कम बैक लाइक दिस
एंड इट विल हैव सेम एंगल, जितना भी ये होगा उतना ये होगा, आई और आर. सेम हैपन्स विद द कन्वेक्स मिरर. तीनों ही केस में आप देख सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड कर रहा है. सो येस, वी कैन से ऑल मिरर्स irrespective of their shape. It can be plane, it can be curved. So yes, D option is the correct one. Now moving to next one. Let's start with question number 14. It says the path of ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by 4 students are shown as A, B, C, D. Which one of them is correct? तो हमें इसमें से देखना है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन या कौन सा डायग्राम हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे. तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज यू कैन सी देयर इज़ नो बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज़ कमिंग आउट स्ट्रेट आ रहा है, इसका मतलब देयर इज़ नो बेंडिंग इन दिस केस. सेकेंड केस में अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि हमारी रे आई और यहाँ से बेंड हो गई है. सो येस, यू कैन सी कि इट इज़ बिकॉज ऑफ it is there, the first media is air, then it is glass, then it is air again. So it is coming in and then coming away from the normal. You can say normal ऐसे होता है हमारा, यहाँ पे होता है. तो yes, you can say कि this is the best one, क्योंकि नेक्स्ट वाले में अगर आप देखो ना तो एयर और ग्लास में जब वो एंट्री ले रहा है तो क्या हो रहा है, स्ट्रेट है, देयर इज़ नो बेंडिंग अगेन. अगर बेंडिंग नहीं है इस पोजिशन पे, इसका मतलब दिस इज़ अ रॉन्ग फिगर. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बेंडिंग तो हुई है, लेकिन जब वो बाहर की तरफ जा रही थी तो ये स्ट्रेट बन रहा है, और ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बेंड होगा ये, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है, बल्कि तेज़ जाएगी. सो येस, बी पार्ट इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि आप देख सकते हो इट हैज़ अ करेक्ट डायग्राम अगेंस्ट इट. बेंडिंग दिखाई गई है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15. Let's start with question number 15. It says you are given water, mustard oil, glycerin and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? मतलब उन्होंने बोला कि लाइट इंसिडेंट जो हो रही है वो सबके लिए सेम एंगल पे हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बेंडिंग सबसे ज़्यादा किस केस में होगी. सो अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन चारों में से होता है ग्लिसरिन का. सो इसका मतलब वहाँ पे आपकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी. इट विल बेंड द लाइट मोस्ट. वाई? बिकॉज इट इज़ ऑप्टिकली डेंस, और डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब बेंडिंग विल बी द मोस्ट. सो येस, ग्लिसरिन इज़ द करेक्ट वन है. केरोसिन का होता है इट इज़ अबाउट 1.44, थोड़ा सा कम रहता है ग्लिसरिन से, इस वजह से उसमें थोड़ी सी उसमें भी बेंडिंग होगी, लेकिन उन्होंने हमसे ये पूछा था सबसे ज़्यादा किस में होगी. तो ग्लिसरिन इज़ द आंसर बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट refractive index, which is 1.47 out of all. So yes, this is the answer. Now moving to question number 16. Let's start with question number 16. It says which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a concave mirror as shown in figure 10.6. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बताना है कि करेक्ट डायग्राम कौन सा है अकॉर्डिंग टू दीज ऑल. तो ये हमारा फिगर 10.6 दिया हुआ है, इसको कंप्लीट किया हुआ है इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में. ए में देखो गलती क्या है कि ये एफ से नहीं पास हो रहा. सो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि हमारी जब भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है इट पासिस फ्रॉम फोकस. सो अगेन इन द सेकेंड केस यू कैन सी इट इज़ पासिंग फ्रॉम 2F. दिस इज़ नॉट द केस, इट मस्ट पास फ्रॉम दिस पॉइंट, फोकस से पास होना चाहिए. दिस इज़ माई फर्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन अंडर कॉनकेव मिरर. सो सी वाला देखें तो उन्होंने बोला कि इस गई और उसी रे पे वापस आ गई. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. डी देखो, डी वाला बहुत पॉसिबल है आपका. क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इट इज़ कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स देयर, एंड देन आफ्टर इट, आफ्टर meeting at that reflector point, it is passing from focus. So yes, this is the correct one, which is D part. Now moving to question number 17. Let's start with question number 17. It says which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a lens shown in figure 10.7. तो यहाँ पे आप देखो कि हमें करेक्ट डायग्राम बताना है. तो पहला डायग्राम है कौन सा हमारा, फिगर 10.7. ये करेक्ट है, हमें इसको कंप्लीट करना है और देखना है कि कौन सा सही है इसके अकॉर्डिंग. तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, इट इज़ पासिंग थ्रू एफ. तो जब भी हमारी पास होती है एफ से, तो वो हमेशा कहाँ से पास होती है, इट इज़ लाइक दिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये वाली लाइन हमारी.
which is passing from the center. So yes, it will be completed like this. तो आप ए ऑप्शन में ही देख सकते हो कि ये बिल्कुल करेक्ट इमेज है हमारी, क्योंकि इट इज़ गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ए इज़ करेक्ट. ये देखो बी वाले में इन्होंने कैसे बनाया, इट इज़ गोइंग अपवर्ड ऑन द ऑपोजिट फोकल पॉइंट. सो दिस इज़ नॉट द केस. सी वाला भी आप देख सकते हो, एफ यहाँ पे आया और वापस हो गया. इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट अ मिरर. डी पार्ट देखो, इट इज़ पासिंग स्ट्रेट and this is not possible at all. Why? Because refraction तो होगा, light will bend. यहाँ पे तो कोई refraction ही नहीं हुआ, straight line pass हो गई है. So D is not the case. A is the correct one here. Now moving to question number 18. Let's start with question number 18. It says child is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger. Head कैसा दिख रहा है उसको? It is looking as the bigger as compared to the object. Now middle portion of her body is of same size. This is same size. And in the last they are saying that of legs are smaller. Legs कैसे दिख रही हैं उसको? Small दिख रही हैं. अब हमें बताना है इसके corresponding हमारे मिरर कौन सा होगा. अगर bigger है इसका मतलब क्या हुआ? This can be the case of concave mirror. Same size है इसका मतलब क्या हुआ? Plane mirror. और लास्ट आपका क्या है? इट विल बी स्मॉलर. स्मॉलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा मिरर हमें डिमिनिश्ड इमेजेस देता है? इट इज़ द कन्वेक्स मिरर. सो कॉम्बिनेशन किसका हुआ? कॉनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स. सो विच इज़ द करेक्ट वन? सी इज़ द करेक्ट वन in this case. Now moving to question number 19, which is the last question. So let's start with question number 19 now. It says, in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point-sized? तो ये कौन सा केस होता है हमें वो बताना है. सबसे पहले उन्होंने हमें दिया कॉन्केव मिरर ओनली. दिस इज़ पॉसिबल इन कॉन्केव मिरर. दे आर सेइंग बी में कन्वेक्स मिरर, सी में कन्वेक्स लेंस, और लास्ट ऑप्शन में हमें सारे ही लेंसेज और मिरर प्रोवाइड करे हुए हैं. तो अगर आप ध्यान से पढ़ो इसमें तो क्या दिया हुआ है? When an object is at infinity, image is highly diminished and point size. This is possible in each and every case. Concave mirror में भी possible है. It is possible in convex mirror. It is possible in concave. It is possible in convex lens. You know all the ray diagrams, और सारे ही ray diagrams हमें ऐसी image provide करवा सकते हैं. So yes, D is the correct option here, and this is the end of the light chapter. Now we'll be taking some other chapter in the next video. So thank you for watching. Have a great day.